हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल अत्याचार में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन का दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस जारी रखते हुए देखते हैं कि आगे के कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में करीब 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था। अभी 11वां क्वेश्चन है, द रेहोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ कंक्रीट व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय shear स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शेयर इज कैरेक्टराइज्ड एज। अब रेहोलॉजिकल बिहेवियर का मतलब है फ्लो, जो कंक्रीट का जो फ्लोनेस है उसको ये बताता है कि कंक्रीट को फ्लो कराना चाहें तो उसका बिहेवियर के बारे में ये इक्वेशंस हैं। तो ये है आपका shear स्ट्रेस और रिप्रेजेंटेड बाय shear स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शेयर। तो ये है आपका shear स्ट्रेस और वर्सेस रेट ऑफ शेयर। तो अब इसका एक इक्वेशन है, ये देखिए, ये इक्वेशन है, ये है shear स्ट्रेन रेट। ये रेट है अगर हम एक्स एक्सिस पर रखें और shear स्ट्रेस को अगर वाई एक्सिस में रखें तो, और ये जो है म्यू जो है ये स्लोप है इस डायग्राम का। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, बिंगम स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं, तो जो इस अगर स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे y जो है shear स्ट्रेस है, तो shear स्ट्रेस इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे c है टाउ ज़ीरो और m जो है म्यू, तो म्यू इंटू एक्स हो गया यहाँ पे shear स्ट्रेन रेट, तो म्यू गामा डॉट प्लस टाउ ज़ीरो। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर। तो आंसर इसका ए है। तो रेहोलॉजिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक ग्राफ है जिसको आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस ग्राफ में ये कहता है कि फ्लो कराने के लिए एक मिनिमम shear स्ट्रेस चाहिए टाउ ज़ीरो। अगर उससे कम shear स्ट्रेस लगेगा तो कंक्रीट फ्लो नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं और अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको याद रखिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है, 110 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन इस तरह के नहीं होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वही होंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल वाले हैं, तो जो प्रैक्टिस में रहेगा उनके वो इन सब चीज़ों को बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिकमेंडेड फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब इसमें देखिए 4-5 मेथड है, 4 मेथड दिया है, स्प्रिंकलिंग वाटर, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग और इंफ्रारेड रेडिएशन क्यूरिंग। अब चूंकि हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग 1 बाय 1 सारे क्यूरिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो स्प्रिंकलिंग वाटर क्यूरिंग जो है, जो नॉर्मल क्यूरिंग करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं और जो रिएक्शंस होते हैं वो सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी रिएक्शंस होता है वो अपना कंक्रीट का होता रहता है। तो ये मेथड है, बहुत ही कॉमन मेथड है, ये तो बहुत ही कॉमन मेथड है। और इस मेथड से हम रोज़ाना डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्यूरिंग किया करते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये रेगुलर मेथड है तो ये फास्ट मेथड तो नहीं होगा, ये थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी। तो पहला तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब दूसरा है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग जो होता है, द मेथड ऑफ क्यूरिंग डिस्क्राइब्ड अबव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉइस्ट क्यूरिंग। Another method of curing is to cover the wetted concrete surface by layer of waterproof material। अब waterproof material से क्या करते हैं कि कंक्रीट के लेयर को कवर कर देते हैं ताकि जो कंक्रीट का मॉइस्चर है वो बाहर ना निकले और उसी मॉइस्चर का इस्तेमाल हो जाए जो कंक्रीट में रिएक्शंस होता है। तो ये भी एक तरह का क्यूरिंग है और डेफिनेटली ये थोड़ा सा फास्ट होगा स्प्रिंकलिंग वाटर क्यूरिंग से। उसके बाद है हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। अब हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग में स्टीम क्यूरिंग एंड हॉट वाटर क्यूरिंग इज समटाइम्स अडोप्टेड। विद दिस मेथड ऑफ क्यूरिंग द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट इज़ वेरी रैपिड। तो ये भी बहुत फास्ट मेथड होता है
इसके और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप पॉज करके वीडियो को रोक कर बाकी की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग जो है उससे भी फास्ट होता है। तो स्प्रिंगलिंग वाटर नॉर्मल हो गया, मेम्ब्रेन क्यूरिंग थोड़ा सा फास्ट हो गया, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग और भी फास्ट हो गया। और उसके बाद है इंफ्रारेड रेडिएशन क्यूरिंग जो है ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ में, इवन कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या करते हैं कि फॉर्म वर्क को ही इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं और इससे इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और जिसके चलते कंक्रीट में बहुत ही फास्ट क्यूरिंग शुरू हो जाता है। तो ये जो है बहुत रेयर है लेकिन बहुत ही फास्ट हो सकता है इससे। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, इंडिया में तो दूर की बात है। तो इसका आंसर है डी। लेकिन हमने इन चारों तरह के क्यूरिंग के बारे में पढ़ा और इस तरह के अगर कोई मिक्स करके आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है। और इस प्रॉब्लम का आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन क्यूरिंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एज ए सिंपल फील्ड मेथड फॉर असेसिंग कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। अब ये तो एक नॉलेज वाला मेथड है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, स्लम्प टेस्ट, वीबी टेस्ट और केली बॉल टेस्ट, ये सारे जो मेथड हैं ये कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट है के बारे में जानने की मेथड्स हैं। लेकिन जो फील्ड मेथड है वो होता है केली बॉल टेस्ट। और मैं थोड़ा सा आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ये होता है बॉल पेनेट्रेशन टेस्ट, जिसको हम लोग केली बॉल कहते हैं। और इसको कंक्रीट के ऊपर रखा जाता है और उसमें जो पेनेट्रेशन होता है उसके हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं कि कंक्रीट की कंसिस्टेंसी या उसकी वर्केबिलिटी कितनी है। ये देखिए एक्चुअली में जो मेजरमेंट करते हुए, तो एक थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि केली बॉल कैसा होता है और इससे कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये इसमें केली बॉल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है केली बॉल टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेबल टू ऑटोक्लेव एयरेटेड कंक्रीट। अब ऑटोक्लेव एयरेटेड कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये डिस्कशन के लिए आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो पहले चारों होंगे, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इनऑर्गेनिक होता है और नॉन टॉक्सिक होता है ऑटोक्लेव एयरेटेड कंक्रीट। तो ये सारे इसके प्रॉपर्टी है, तो ये तो आप याद ही रख लीजिए। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि द रिएक्शन वेयर इन्वेस्टिगेटेड दैट अकर व्हेन लाइम, मतलब लाइम, सीमेंट एंड क्वार्ट्ज सैंड आर मिक्सड टुगेदर एंड मोल्डेड, then treated at 180 degrees C under saturated steam pressure to produce a autoclave aerated concrete। तो autoclave aerated concrete ऐसे बनाते हैं और बनाने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये चारों होती हैं। लाइट वेट होता है, सेव कॉस्ट इन एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर लाइट वेट होगा तो बचेगा लेबर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग सेस्मिक एक्टिविटी। और चूँकि हल्का है तो सेस्मिक फोर्सेस में इसमें फोर्स काफ़ी कम लगता है। नॉन टॉक्सिक भी होता है। देयर आर नो टॉक्सिक गैसेज और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन ऑटोक्लेव एयरेटेड कंक्रीट। तो ये भी एक याद रखने वाला था। आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपका बढ़ेगा, जो रेगुलर आपका नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। तो अब देखिए, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बिकम्स मोर रिलायबल डिपेंडिंग ऑन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट एंड ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। तो इसका जो आंसर है वो है, आंसर है सी, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। और इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ लिखा है। ग्रेडिंग रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्रीगेट। ग्रेडिंग लिमिट्स एंड मैक्सिमम एग्रीगेट साइज आर स्पेसिफाइड because these properties affect the amount of aggregate used as well cement and water requirements, workability, pumpability and durability of concrete। तो ग्रेडिंग जो है, इस ग्रेडिंग एंड ऑफ द एग्रीगेट जो है वो डिपेंड करता है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है
जो रिलेटेड है, मोर रिलायबल है, वो है आपका ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट से। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। और ये क्वेश्चन है 16 नंबर। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ ए सिलिंड्रिकल बार ऑफ 25 mm diameter and 1.5 mm length is found to be 3 times its lateral strength. In a tensile test, what is the value of bulk modulus by assuming E is equal to 1 into 10⁵? तो देखिए ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे D दिया है 25 mm, यानी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, लेंथ है 1500 मिलीमीटर। डेल्टा एल दिया है 3 इंटू डेल्टा डी, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है दिस इज 3 टाइम्स द डायमेट्रिकल स्ट्रेन। तो न्यू जो होगा, यानी पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, जो लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो डेल्टा डी बाई डेल्टा डी एल, और ये आ जाएगा डेल्टा डी बाई 3 डेल्टा डी, यानी 0.333। और के जो है हमको ये पता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, अगर नहीं आपको याद तो ये होना चाहिए, के इज इक्वल टू ई बाई 3 1 - 2 न्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो के आएगा 1 इंटू 10⁵। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये हम फटाफट कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो इसमें यही था कि आपको पॉइजन्स रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, और ये वाला फार्मूला आपको याद है कि नहीं। क्योंकि अगर ये वाला फार्मूला के यानी बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू ई मतलब यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 - 2 इंटू न्यू, और इसके लिए मैंने वीडियो एक बनाया है जिसमें मैंने प्रूफ किया है कि ये कैसे होता है, तो आप उस वीडियो को ढूंढ कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी याद रखने वाला है। फॉर एन इलास्टिक मटेरियल पॉइजन्स रेशियो इज म्यू, modulus of elasticity is E, modulus of rigidity is C, and bulk modulus is K. mu is expressible in terms of K and C. अब ये याद रखना है, मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए C, 3K - 2C by 6K + 2C। देखिए क्या आंसर है, आंसर इसका C है, और ये याद रखने वाला है। इस तरह के कई सारे फॉर्मूले बनते हैं जो म्यू, के, C और ई में रिलेशंस होते हैं। उसमें से एक ये फार्मूला है, ये फार्मूला है म्यू यानी पॉइजन्स रेशियो का। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। तो आपको अगर याद नहीं था तो आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसको आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना पड़ेगा, या आपको अगर फार्मूला याद है, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया है तो इसका फार्मूला भी याद होगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ए माइल्ड स्टील बार ऑफ लेंथ 450 mm टैपर्स यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली टैपर्ड है, द डायमीटर एट द एंड्स आर 36 mm and 18 mm respectively. An axial load of 12 kN is applied on the bar. E is equal to 2 × 10⁵ Nm/mm², the elongation of the bar. तो आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ हालांकि, बट मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से फटाफट कैसे बना सकते थे। ये सिचुएशन दिया हुआ है, ये टेपर्ड बार है, इधर से एक लोड P लग रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 kN। हमने क्या किया कि X जो एज है B पॉइंट से एक X डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट्री बार कंसीडर किया। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री बार में हमने कहा कि इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से वो हो रहा है डी डेल्टा, और डी डेल्टा होगा पी एल बाई ए ई। तो एल की जगह पे यहाँ पे डी एक्स है। पी एल बाई ए ई होता है डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार जिसमें पी फोर्स लग रहा हो, या तो कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल। तो ये हमने क्या किया कि ये डी डेल्टा मान लिया। अब ये जो यहाँ पे जो ए आई है, मतलब इस पार्टिकल को हमने एरिया को, ये दोनों बराबर ही होगा लगभग, क्योंकि बहुत ही थिकनेस इनफाइनेटेसिमल है। तो इस ए आई का वैल्यू होगा πd²/4, जिसमें यहाँ पे इसको माना है हमने d। तो d को अगर कैलकुलेट करेंगे तो d हो जाएगा d1 यानी दिस d1, और उसके बाद कितना इंक्रीज होगा x आने पर, तो इंक्रीज होगा कितना d2 - d1,
D2 माइनस D1 टोटल डिफरेंस कितने में, L में, तो पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है D2 माइनस D1 बाई L, और x जाएंगे तो कितना होगा इंटू एक्स, तो ये D का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू होगा पाई बाई 4 मैंने पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 D1 D2 माइनस D1 बाई L इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अगर पुट करेंगे तो लिखेंगे डी डेल्टा इज इक्वल टू पी डी एक्स ई पाई बाई 4 एल स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एल डी वन प्लस डी वन माइनस डी टू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डी डेल्टा का वैल्यू हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट अगर करें, 0 से डेल्टा हो जाएगा पूरा डिफॉर्मेशन, ये तो इतने में डी डेल्टा था, टोटल में डिफॉर्मेशन हो जाएगा डेल्टा। तो 0 से डेल्टा तक अगर इंटीग्रेट कर दें और इसको करेंगे 0 से एल तक, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, 0 से एल तक, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ से कॉमन लेके कि 4pl स्क्वायर बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू एल डी एक्स एल डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको आसानी से समझ लीजिए, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेल्टा आएगा, और ये आ जाएगा आपका 4pl बाई पाई ई डी वन डी टू। अब यही फॉर्मूला आपको याद रखना था, अगर आप इसको याद रखे होते, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया तो आपको ये याद होगा कि डेल्टा जो होगा वो 4pl बाई पाई ई डी वन डी टू। तो अगर ये याद होगा तो आप यहीं से डायरेक्ट बना सकते थे। अब इसमें आप सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करिए। 4 इंटू पी है 12 किलो न्यूटन, यानी 12 इंटू 1000 न्यूटन, इंटू एल को हमने mm में लिया है तो 450, डिवाइडेड बाई पाई, ई का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द 5 तो लिख दिया हमने। उसके बाद D1 है 18 mm, D2 है 36 mm। अब इनको अगर हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ जाता है 1/6 पाई। ये थोड़ा सा ही नीचे चला गया है तो ये दिख नहीं रहा है। ओह माय गॉड, हाँ चलिए, अब वो क्वेश्चन हमने उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो आंसर होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6 पाई mm। तो जो मैक्सिमम पूरा ओवरऑल डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा 1/6 पाई। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस ऑफ प्लेन एलिमेंट। अब ये जो है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर मैं पहले बताता हूँ, आंसर है 1 और 3। तो इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। तो अभी जो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टीज़ है, वो आप इसको फिलहाल के लिए अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लीजिए कि द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यानी नॉर्मल स्ट्रेस, किसी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस को अगर हम ऐड करें तो वो उस पार्टिकल में जो प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस होगा उसके सम के बराबर होगा। और तीसरा कहता है, दूसरा तो गलत ही है, द शेयरिंग स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब शेयर स्ट्रेस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे लगेगा तो उसके डायरेक्शन भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए दो गलत है। और जो तीसरा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो इसको भी आप याद रखिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए अब इसका आंसर चलिए पढ़ के करते हैं। स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एकदम बिल्कुल सही है, तो एक सही होगा। 2 नंबर है, टेंसाइल स्ट्रेस रिजल्ट इन टेंसाइल स्ट्रेन इन लीनियर एंड लैटरल डायरेक्शन। तो टेंसाइल स्ट्रेस अगर लगाएंगे तो उसमें लीनियर और लैटरल दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, तो ये भी सही है। तीसरा है, स्ट्रेन्स इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड स्ट्रेस आर नोन एज लैटरल स्ट्रेन। ये भी सही है। स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन, जैसे हमने किसी बार पे
अगर किसी बार पे मान लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोड लगाया तो उसके लैटरल डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होगा तो वो चारों तरफ, तो उसको हम लोग कहेंगे लैटरलेशन। और 1, 2 और 3 अगर सही है, और चौथा रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक कंस्टेंट, तो बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, 1, 2, 3 एंड 4, तो बिल्कुल इसका आंसर है डी। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें तो इस तरह से हमने 10 प्रश्नों का और भी प्रैक्टिस किया। हालांकि ये थोड़े से मुश्किल सवाल थे, तो अगर आपने इसमें थोड़ी सी मुश्किल फेस किए तो कोई बात नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर एग्जामिनेशन किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो गाहे भगाहे आपको काम आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत देर से मैंने वीडियो बनाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने वीडियो को पूरा देखा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।